हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज 24 जनवरी और जेई मेंस जो है वो शुरू हो गया है। और अभी हम फर्स्ट शिफ्ट जो है 24 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अराउंड 25 क्वेश्चंस हैं, उनका एनालिसिस करेंगे और उनमें देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस इजी थे, टफ थे, कौन से चैप्टर्स से थे और किस तरह से उनको इफेक्टिवली अटेम्प्ट किया जा सकता था। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का है ना। तो डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है और कैटेगरी हम इसको इजी रेट कर सकते हैं। अटेम्प्ट कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर y डैश और y डबल डैश फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपली इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 2y y डैश, है ना। ln cos स्क्वायर x को चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो ln x के लिए cos स्क्वायर x आ जाएगा नीचे। अब cos स्क्वायर x का खुद का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 cos x sin x, इस तरह से, है ना। इसको हम सॉल्व करके -2 tan x भी लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड में y का डेरिवेटिव हो जाएगा y डबल डैश। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई 2y y डैश -2 tan x इक्वल टू y डैश, ऐसा। तो यहाँ पर क्योंकि हमें y डैश जीरो भी चाहिए कि जीरो पे y डैश की क्या वैल्यू आती है, तो अगर हम यहाँ पर जीरो पुट कर दें, क्योंकि ये अगर यहाँ पर हम y डैश के लिए देखें तो जैसे y अगर आप जीरो x अगर आप जीरो पुट करोगे तो y की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जैसे अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करोगे इस केस में, तो x की वैल्यू जीरो पुट करने पर ये cos स्क्वायर जीरो आपके पास 1 हो जाएगा और ln 1 जीरो होता है। तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा जिसमें y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास y के बराबर आ जाएगी, ऐसा, है ना। तो आप यहाँ से x बराबर जीरो रखोगे तो यहाँ से आप y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप x जीरो रखोगे, y की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ से हमारे पास y डैश जो है y डैश आ जाएगा। y डबल डैश के लिए एक डेरिवेटिव और चाहिएगा, तो इसका एक डेरिवेटिव और करेंगे प्रोडक्ट रूल से, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y y डबल डैश -2 sec स्क्वायर x और बराबर में आ जाएगा y डबल डैश। तो फ्लो क्या रहेगा हमारे पास, पहले हम x को जीरो रखेंगे इसके अंदर, वहां से x को जीरो रखने पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी जो x बराबर जीरो पे है ना, यानी y जीरो मिल जाएगा। फिर आपके पास जब y आ गया है, आपके पास x आ गया है, तो यहाँ पर पुट करके आप क्या कर सकते हो, y डैश भी कैलकुलेट कर सकते हो जीरो पे क्या आ रहा है। और एक बार जब आपके पास y आ चुका है, y डैश आ चुका है, x आपको पता है, तो वो सब आप पुट करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, y डबल डैश की। फिर ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे, डिफिकल्ट नहीं था, है ना, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाले पार्ट पर आ जाते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो ये अगेन पहले दोनों क्वेश्चंस जो हमने देखे हैं ये क्लास 12th के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और प्रॉपर्टी जो इसके अंदर यूज हो रही है ये किंग रूल यूज हो रहा है। और ये आई थिंक पेपर का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी है। तो हम यहाँ पर किंग रूल अप्लाई करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स को अगर यहाँ देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू ही रहेगा। साइन एक्स में जहां एक्स है वहां पर एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स आ जाएगा सब जगह। तो न्यूमरेटर के अंदर ये बन जाएगा कॉस एक्स की पावर में आ जाएगा 2023। डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर इसी तरह कॉस एक्स, उसकी भी पावर वापस क्या आ जाएगी हमारे पास 2023 और साइन एक्स की पावर भी हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 2023। अब यहाँ पर जब हमने किंग लगा दिए तो अब हम इन दोनों दोनों आई को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जब आप ऐड करोगे तो 2i की वैल्यू बन जाएगी जीरो से लेके पाई बाई टू और ये 1 आ जाएगा, यहाँ से i आ जाएगा। ऑफ कोर्स उन्होंने एक्चुअल एग्जाम में i नहीं पूछा है, किसी ना किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई कराया है, बट मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन का एग्जैक्ट आइडिया है हम उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप खुद उनको सॉल्व कर सको। हमारा वीडियो का एम एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचता है, आपको चैप्टर्स, टॉपिक्स और क्वेश्चंस बता के मोटिवेट करना है कि आप उन्हें खुद सॉल्व कर सको, ताकि अगले साल जो बच्चे देने वाले हैं उनको भी आइडिया हो और जिनका आने वाले शिफ्ट्स में पेपर है 25, 29, 30, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो देखें किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है दो लाइंस के बीच में। तो पैरेलल लाइंस तो नहीं है, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी तो आंसर ही जीरो आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है ये स्क्यू लाइंस का क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं हम वेक्टर 3D में, जो कि होता है a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, है ना, डॉट b1 क्रॉस b2। तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट निकाला जाता है और डिनोमिनेटर के अंदर हम मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर से इसको डिवाइड करके इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आई थिंक कभी नहीं आया होगा, एनसीईआरटी से उठाकर दिया हो डायरेक्ट, ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो वेरी इजी क्वेश्चन है अगेन। तो आपका A1 वेक्टर जो है ये हो जाएगा 3i कैप 3j कैप 2k कैप, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। A2 वेक्टर आपके पास हो जाएगा 3i कैप 2j कैप 3k कैप, जो डिनोमिनेटर में है सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, है ना, सॉरी B1 B2, है ना। तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर B1 और B2, ये वेक्टर्स हैं डायरेक्शन रेशियो। A1 माइनस A2 क्या होता है, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं पहली दोनों लाइंस पे और उनके बीच का वेक्टर निकाल लेते हैं। तो जैसे इस पे 2,1,0 फर्स्ट लाइन पर है और 1,2,1 सेकेंड लाइन पे है, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट अगर करोगे A1 और A2 को, तो आपके पास आ जाएगा i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। अब आप यहाँ पर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में आप बॉक्स प्रोडक्ट निकालोगे तो आपके पास इस तरह से एक मॉड आ जाएगा, एक डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डिनोमिनेटर के लिए आपको इसका मॉड निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको i j k लेकर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। जब आप ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे, उसके बाद इस वेक्टर का आप क्या कर सकते हो, मॉड्यूलस निकाल के दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चंस है। और वेक्टर 3D अगेन क्लास 12th है ना, और क्वेश्चन एग्जैक्टली 3D का है, और ये भी पहले दोनों क्वेश्चंस की तरह ही हमारे पास इजी है। तो सेकंड क्वेश्चन भी इजी था, फर्स्ट भी इजी था, और थर्ड भी आप देख सकते हैं इजी क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन वापस एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये जो है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर स्प्लिटिंग द लिमिट्स का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिमिट स्प्लिट करने की जरूरत है। अगर आप अंदर वाली क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे, जिनको अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये ऐसा बनता है प्लस माइनस प्लस, लेकिन हमें जो हिस्सा चाहिए वो 0 से 3 चाहिए। तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, 0 से लेकर के 1 के अंदर ये पॉजिटिव ही है, तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा और हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर आप आएंगे 1 से लेकर 2 में, यहाँ पे साइन जो है आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है क्वाड्रेटिक। 2 से 3 के अंदर वापस क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज रहेगा। हाँ, साथ में कुछ चीजें वहां एक्चुअल एग्जाम में इधर मल्टीप्लीकेशन में भी थी, ताकि आंसर अच्छा आए। ये आई थिंक आप इंटीग्रेट करेंगे तो फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू आएगी। तो बड़ा ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बस आपको स्प्लिट करना है तो ये वापस इजी साइड में आ जाएगा। तो पहले चारों क्वेश्चन हम देख सकते हैं इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारे पास है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको एरिया बाउंडेड निकालना है। एरिया बाउंडेड आपको किसके लिए निकालना है, दो कर्व्स दे रखे हैं आपको। तो अगेन ये कंसाइज फॉर्म में है। एक्चुअल एग्जाम के अंदर जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं, और आपको फिर उनको वापस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो मैंने एक तरफ ले जाकर इनको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा है। एग्जैक्ट हमें नहीं पता किस फॉर्म में आया था, मेमोरी बेस्ड है, बच्चों ने जैसा बताया उसके अकॉर्डिंग। तो दोनों ही शिफ्टेड पैराबोला है। आप शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी कर सकते हो, पर सिंपल क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो पहला वाला पैराबोला ऐसा होगा 1,0 वर्टेक्स और शेप वाई स्क्वायर बराबर -4ax के टाइप का। ठीक है, और दूसरी वाली एक लाइन है यहाँ पर, है ना, जो 1,0 से पास कर रही है और 0,2 से भी पास कर रही है। तो पहले अपन पैराबोला के देख लेते हैं। x को 0 करोगे तो ये आ जाएगा 0,2 और 0,-2। और अच्छी बात ये है कि लाइन जो है ये भी 0,-2 से जा रही है, तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा। तो आपसे जो एरिया बाउंडेड पूछा है वो ये वाला पूछा है, जिसको अपन शेड कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे, x की लिमिट x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं 0 से लेकर 1। x कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ 0 से 1 ही है। ऊपर लाइन आ रही है तो लाइन को ऐसे लिखा जा सकता है। नीचे वाला ये जो कर्व है ये पैराबोला की ही एक ब्रांच है, तो आप अगर रूट लोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस ऐसा, इस तरह से, है ना। तो ये हमें देखना है, पर क्योंकि नीचे वाली ब्रांच है तो नेगेटिव लेंगे, तो साइन का थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ताकि ये माइनस माइनस एक्चुअली यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसकी इंटीग्रेशन हम 0 से लेकर 1 के अंदर यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन आई होप आपको आता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो हमने लाइन ऊपर रखी है और पैराबोला है जो नीचे रखा है। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते, y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते थे। अगर आपको ये नहीं पसंद कि नहीं सर हमें ये नहीं करना,
तो आप y के रेस्पेक्ट में कैसे करोगे? अगर आप इसको टिल्ट करके घुमाकर देखने की कोशिश करोगे तो पैराबोला जो x है उसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4, और लाइन को आप लिख सकते हो यहाँ पर इसके केस में 1 प्लस वाई बाई 2। तो ऊपर पैराबोला हो जाएगा, नीचे लाइन हो जाएगी। अगर y एक्सिस के अलोंग देखोगे तो y एक्सिस के अलोंग अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ ऐसा इंटीग्रेशन आ जाएगा। अगर हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो -2 से लेकर 0, ऊपर आपके पास आ जाएगा पैराबोला और नीचे आपके पास माइनस में आ जाएगी लाइन। ब्रैकेट सही से लगाना। तो दोनों से ट्राई कर सकते हैं, कैलकुलेशन और एक्सप्रेशन खुद से बनाएं, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आइडिया और हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे आ सकते हैं। तो ये एरिया अंडर द कर्व है। अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लास 12th के हैं, इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो आई बिलीव आप आराम से कर सकते हैं और आपको ये क्वेश्चन करना भी चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ देखें तो टेंजेंट इज ड्रॉन। तो अब ये कोनिक सेक्शन का, ये पहला क्वेश्चन है क्लास 11th का जो हमको अभी तक दिखा है। कोनिक सेक्शन है और मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि लोकस का क्वेश्चन है। तो आपको टेंजेंट लेना है वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x पे, जो हाइपरबोला है ना। हाइपरबोला की इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थी, है ना। तो एग्जैक्ट इक्वेशन क्या थी, एक्स वाई इक्वल टू समथिंग था। इसको अपन एक बार वापस देख लेते हैं हाइपरबोला की क्या इक्वेशन थी। तो हाइपरबोला हमारे पास आ रहा है एक्स वाई और इक्वल टू में हमारे पास यहाँ पर आ रहा है एक्स वाई इक्वल टू 2। ओके, तो मिड पॉइंट बताना है, मतलब आपने पैराबोला पर एक टेंजेंट बनाया। ये टेंजेंट जो है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है आपका, कोई तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसको दो पॉइंट्स पे कट कर लेगा ऐसे, और उनके मिड पॉइंट का लोकस। तो आपको जिसका भी लोकस बताना होता है ना, आप उसको h k मान लेते हो। और क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो आप इस हाइपरबोला की कॉर्ड निकाल सकते हो t बराबर 0 करके, है ना। t बराबर s11 करके, कॉर्ड विथ अ मिडल पॉइंट। तो आप t बराबर s11 करो तो xy बन जाएगा आपके पास kx प्लस एच वाई अपॉन 2 -2, और राइट हैंड साइड में S11 करोगे तो ये आ जाएगा KH -2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से KX प्लस एच वाई -2KH। ये हमारे पास इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की वो कॉर्ड आ गई है जिसका मिड पॉइंट का लोकस आपको निकालना है, जिसको आपने h, k माना। और ध्यान रहे ये वाली जो कॉर्ड है ये इस पर लिए गए किसी पॉइंट का टेंजेंट है। तो इसका टेंजेंट कैसे लिख सकते हैं अपन, yt बराबर x प्लस एटी स्क्वायर, ए यहाँ 6 है। अगर यहाँ सारे टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, इसका लोकस निकालना है। क्योंकि बेटा ये वाली टेंजेंट और ये वाली कॉर्ड विथ अ मिडल पॉइंट दोनों के दोनों सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इनके रेशियोज जो है क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो आप x कोऑर्डिनेट, x वाले का रेशियो लो, x के कोफिशिएंट का, आप y के कोफिशिएंट का यहाँ पे रेशियो लेंगे, और आप कांस्टेंट टर्म्स का यहाँ पे रेशियो लेकर ये जो t बन रहा है इस t को एलिमिनेट कर देंगे। जैसे यहां से अगर आप t निकालोगे तो माइनस एच बाई के आएगा, फिर आप इन दोनों को यहाँ पर इक्वेट कर दोगे। तो जब आप इनको इक्वेट करोगे तो वहां पर आप t की जगह क्या रख सकते हो, माइनस एच बाई के रख सकते हो, इस तरह से। तो फिर आप इन पर आ जाएंगे और यहाँ पर अब लास्ट में क्या कर लेंगे, k बाय 1 बराबर -2kh, नीचे 6 में t की जगह माइनस एच बाई के का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे लोकस आ जाएगा। लोकस में थोड़ा सा बच्चों को परेशानी होती है, इसलिए थोड़ा मॉडरेट मान रहे हैं, बट क्वेश्चन में ऐसा ज्यादा कुछ नहीं करना। पैराबोला का टेंजेंट लिखना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कॉर्ड विथ अ मिडल पॉइंट लिख के दोनों में क्या करना है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। ये 11th में देखते हैं, बेसिक में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 7th जरूर आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे मतलब लॉजिकल साइड में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, पहला लॉजिकल क्वेश्चन दिखा है। तो लिमिट का क्वेश्चन है, अगेन क्लास 12th का क्वेश्चन है हमारे पास, और इसको हम थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे पहले देखते ही लगता है कि क्या ये लिमिट एज अ सम है या कुछ सैंडविच थ्योरम है या क्या है, बट चीज सिंपल है ना। आंसर जो इसका है वो n के टर्म्स में ही ऑप्शन थे, तो n ऐसे कोई नहीं जा रहा इनफाइनाइट वगैरह, n फाइनाइट है, n के टर्म्स में ही आंसर है। तो लिमिट एज अ सम वाला आइडिया यहीं ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। पावर्स में और चीजें सम में भी है, तो सम वाली चीज को आप लॉग लेकर अलग नहीं कर सकते, तो लॉग भी थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसा सोचो कि t टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो t टेंडिंग टू अगर अपन यहाँ पर इन्फिनिटी लेंगे तो हमें देखना है कि इसको किस तरह से अपन अप्रोच कर सकते हैं, है ना।
तो अच्छा ये यहाँ मैंने 1 अपॉन लिख लिया, यहाँ 1 अपॉन नहीं है, यहाँ n की पावर में आ जाएगा। तो मैं इसको एक बार अच्छे से रीराइट कर लेता हूँ। ये सब चीजें इनकी पावर में है ना, 2 की पावर 1 बाय साइन स्क्वायर टी, 3 की पावर 1 बाय साइन स्क्वायर टी, n की पावर 1 बाय साइन स्क्वायर टी, ऐसा। तो ये कुछ ऐसा है, 1 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, फिर है 2 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, फिर है 3 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, है ना। थोड़ा सा लिखने में अगर आपको क्लियर नहीं हो तो मैं इसे वापस लिख लेता हूँ। तो कुछ ऐसा है, तो इनकी ये जो पावर्स है ना, ये पावर्स कुछ अजीब सी है, इनफाइनाइट जाने की कोशिश कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब इतना सब कुछ होता है ना, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो नंबर है ना, आप इस पूरे नंबर को बाहर कॉमन ले जाओ, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉमन ले जाओगे तो 1 बाय साइन स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई होगा और n बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जब अपन यहाँ पे देखेंगे इस केस के अंदर, यहाँ क्या बचेगा, तो क्योंकि कॉमन लिया है तो ये वाली चीज जो आएगी ये डिवीजन में आ जाएगी। तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ ऐसा, और ये वही वाली चीज जो हमने कॉमन ली है, ये इन सब के यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो ये चीज हमने कॉमन ले ली है और ये एंड तक चलता जाएगा, है ना। n-1 की पावर 1 बाय साइन स्क्वायर टी से लेकर के n की पावर 1 बाय साइन स्क्वायर टी, और ये 1 बन जाएगा। आपको लग रहा है कि सर ये क्यों किया, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों। आप एक बार इसको देखो, जब आप पावर कॉमन लोगे आपको समझ आ जाएगा। तो आप n को तो यहाँ पर इसके केस के अंदर बाहर ही रहने देंगे, n के अंदर तो किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा बन जाएगा 1 बाय एन और पावर में आ गया कोसेक स्क्वायर टी, फिर आपके पास आ जाएगा 2 बाय एन, पावर में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर टी। ये चलता रहेगा n-1 बाय एन कोसेक स्क्वायर टी प्लस 1। अब मजेदार बात क्या हो रही है, हमने ये क्लास में बहुत बार बात करी है ना, डीपीपीज में भी कई बार बात करते हैं इन सब चीजों की, कि कोई भी चीज अगर 1 से मान लो छोटी है ना, और उसकी पावर इन्फिनिटी ले रहे हो तो वो जीरो चली जाएगी, और 1 से बड़ी है उसकी पावर इन्फिनिटी ले रहे हो तो इन्फिनिटी चली जाएगी। तो ये 1 बाय एन, 2 बाय एन, n-1 बाय एन, ये सारी चीजें क्या है, 1 से छोटी हैं, और इनकी पावर आप देखो, क्योंकि t टेंडिंग टू क्या था क्वेश्चन में, जीरो, तो कोसेक स्क्वायर टी तैयार है इनफाइनाइट जाने के लिए। तो आप लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी लोगे तो ये भाई साहब भी जीरो निकल लेंगे, ये भी जीरो निकल लेंगे, सभी कुछ जीरो निकल लेंगे, बस ये 1 बच जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा n इंटू कोई चीज जो 1 की तरफ जा रही है और उसकी पावर साइन स्क्वायर टी जो खुद जीरो जा रहा है। तो ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है बेटा, ये डिफाइंड फॉर्म है। तो आप इनको जीरो भेजोगे तो 1 की पावर फाइनाइट बन रही है, जीरो, 1 की पावर जीरो 1 होता है, और n बाहर कॉमन है जो कि n आ जाएगा, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट नहीं था। जनरली डीपीपी में तो ऐसे ही करते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ना लिमिट एज अ सम है ना लॉग है, कुछ भी नहीं है, बस n की पावर 1 बाय साइन स्क्वायर टी आपको कॉमन लेना था। तो ये एक क्वेश्चन जो था, मुझे जरूर लगा कि लॉजिकल साइड पे ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये अब वापस हलवे सवाल शुरू हो गए बेटा, वापस क्लास 11th का एक सवाल मिला है, बाइनोमियल का सवाल मिला है। बहुत हलवा सवाल है, शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी इसकी मैंने आपको, तो मैं अभी डिटेल में नहीं, शॉर्ट ट्रिक से निकालूंगा। चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है ना, शॉर्ट ट्रिक बाइनोमियल के नाम से होगी, जेई रिवीजन सीरीज में मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, 23 CR को लिख दो, 23C 20 - R, इन दोनों को कर देंगे ऐड, ये हो गया 45, इनको कर देंगे ऐड, ये हो गया C23। तो शॉर्ट ट्रिक से कराए, कोई कंसेप्चुअल जाने की जरूरत नहीं है, 10 सेकंड का सवाल था, और एकदम लड्डू सवाल, एकदम इजी सवाल, इजी प्लस 4 है। आगे बढ़ते हैं, अगेन बाइनोमियल का, तो आप देख रहे हो बाइनोमियल मेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा चैप्टर है जिसको आप छोड़ के जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, बेयर मिनिमम एक क्वेश्चन गारंटी करता है, और ये इजी सवाल है। कुछ रिजल्ट जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी बात कर रखी है, चैनल पे भी बात कर रखी है, मैं आपको याद दिला दूं। एनसीआर का समेशन हम देख चुके हैं, ये ऐसा होता है। फिर मैंने आपको बोला था आर इंटू एनसीआर का समेशन 0 से n, अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा होगा। ये n इंटू टू की पावर n-1 होता है। और लास्ट चीज मैंने आपको बताई थी कि बेटा मेंस में आर स्क्वायर के आगे नहीं जाएंगे, आप आर स्क्वायर एनसीआर भी याद रख लो। ये वाला पार्ट तो होता ही है जो पिछले आया, पीछे आया है, एक और डिफरेंशिएशन इसके अंदर करना पड़ता है जिससे ये आ जाता है। और देखो कितनी मजेदार बात हुई, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ही रिजल्ट आ गया, मतलब क्या ही करना है यार, n की जगह 2023 रख दो, डायरेक्ट आंसर है। मतलब हार्डली 10 सेकंड खर्च हो रहे हैं इस चीज के अंदर, और ऐसा मतलब सोच रखा है कि मेंस टफ आता है अभी अभी में, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार देखो पहली शिफ्ट तो एटलीस्ट अपन इतना बोल सकते हैं
कि इन्होंने इसको कितना ज्यादा मतलब सिंप्लीफाई कर दिया है पिछले ईयर के कंपैरिजन। ऑब्वियसली इसके आगे चीजें कॉमन लेनी होगी जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये मैं नहीं करने वाला। तो ये दोनों बाइनोमियल के क्वेश्चन बहुत आसान थे अगर आप बाइनोमियल अच्छे से तैयार करके गए थे तो। अगर आप बाइनोमियल छोड़ के गए थे तो ऑब्वियसली इस चीज में थोड़ा सा नुकसान हुआ होगा। 10th क्वेश्चन अगेन क्लास 11th है, तो थोड़ा सा बैलेंस्ड आउट पेपर लग रहा है बेटा। 11th का भी है, 12th का भी है, और ये अगेन इजी साइड पर है। 9 डिजिट नंबर बनाना है इन्हीं का यूज करके। ये भी 9 डिजिट्स है, इवन डिजिट्स इवन प्लेसेस पे होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ये सारी अलग अलग पोजीशंस है, और इवन नंबर को इवन प्लेसेस पर ही जमाना है। ये इवन प्लेसेस हैं 2 4 6 8। इवन नंबर कौन से हैं? 4 4 2 और 2। तो इनकी कुर्सियां डिसाइडेड है बेटा, इनको अरेंज कर दो। कैसे करोगे? 4 फैक्टोरियल, 2 4 अलाइक हैं तो 2 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, ये दोनों 2 भी अलाइक हैं तो इसका 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। अब पीछे 5 नंबर बचे हैं, उनकी 5 कुर्सियां हमारे पास बची है, इनको भी अरेंज कर दो। 5 फैक्टोरियल, 1 3 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है। मतलब ये सब 1 1 मिनट के क्वेश्चंस हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है पेपर करके बच्चे बैठ ही गए होंगे कि कब छुट्टी दें और कब जाएं और घूम कर आए, है ना। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन था और ये अपन कर सकते थे आराम से। 11th क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की आइलर फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। आइलर फॉर्म अगेन इंपॉर्टेंट होती है जब पावर्स ज्यादा होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले मॉड जेड आर निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ये हो जाएगा हमारे पास 2 के बराबर, और x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। tan थीटा आपका आ जाएगा √3 विदाउट एनी साइन, जो कि π/6 सॉरी π/3 वैल्यू देगा। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये आर्ग्यूमेंट इसका -π/3 हो जाएगा। तो आइलर फॉर्म में LHS को लिख सकते हैं 2e की पावर माइनस आयोटा π/3। होल पावर बेटा 100 लेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 100 e की पावर माइनस आयोटा 100 π/3। 100 π/3 को अपन 32 पाई प्लस 4 π/3 भी लिख सकते हैं। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2 पाई का मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो इसको उड़ा दिया जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 100 e की पावर माइनस आयोटा 4 π/3। अगेन 2 पाई इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ा सिंपल बन जाए, तो 2 पाई ऐड कर देंगे ऊपर आर्ग्यूमेंट में, तो ये इतना सिंपल सा नंबर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 100 cos 2 पाई/3, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो cos नेगेटिव, और sin 2 पाई/3 वो आ जाएगा पॉजिटिव। इसको और राइट हैंड साइड को बराबर कर देंगे। इतना सा काम करना है। ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 की पावर 99 माइनस 1 प्लस आयोटा √3 ये आ जाएगा। तो यहाँ से p आ जाएगा -1, q आ जाएगा √3। अब वो क्वाड्रेटिक बताओ जिसके ये दोनों रूट्स हैं, तो आप यहाँ पे आराम से पुट करो, अल्फा बीटा आ जाएंगे क्वाड्रेटिक के, वहां से सम और प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। एकदम लड्डू सवाल है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, बट आइलर फॉर्म आनी चाहिए। 11th का था वो क्वेश्चन। अगेन 12th पर आ गए हैं वापस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इससे आसान सवाल आपको कभी नहीं मिल सकता, एटलीस्ट मेंस में तो नहीं मिल सकता बेटा। एकदम हलवा है। ऊपर 1 प्लस √3 है, नीचे से आपको √3 कॉमन ले लेना है तो ये कट हो जाएगा। tan इनवर्स 1/√3 तो आई थिंक बच्चे बच्चे को पता है, π/6 होता है। इधर आ जाओगे यहाँ पर तो कॉमन ले लो ऊपर 4 और नीचे कॉमन ले लोगे आप 3, तो फिर से 2 प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा, और इस पूरे पे रूट लगाए तो sec इनवर्स के अंदर आ जाएगा 2/√3, है ना। sec इनवर्स डायरेक्ट नहीं देख सकते तो ऐसा सोचो कि cos थीटा कब होता है √3/2, तब sec थीटा 2/√3 होगा। तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी π/6 और दोनों का सम है। आई थिंक बहुत इजी सवाल, आई थिंक इससे इजी सवाल दे ही नहीं सकते, मेहनत करके भी नहीं देख सकते वो लोग। क्लास 12th का है और वेरी इजी है। तो अभी तक 12 में से मेरे को सिर्फ एक या दो मॉडरेट और एक टफ सवाल मिला है, बाकी सारे इजी हैं। आगे बढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। ये रिलेशंस हैं, सेट एंड रिलेशंस हैं, कहीं पे 11th में पढ़ाते हैं, कहीं पे 12th में पढ़ाते हैं, मोस्ट जगह 12th में पढ़ाते हैं। तो लड्डू सवाल आया है, इसका भी जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए क्या करते हैं, दोनों इनपुट सेम रख देते हैं। तो अगर दो नंबर सेम हो तो इनका HCF 1 आएगा, नहीं होता इनका HCF A आएगा, जो कुछ भी हो सकता है। रिफ्लेक्सिव नहीं है बेटा, सामने दिखती बात है।
सिमेट्रिक में अगर ए और बी का HCF 1 है, ए और बी को प्राइम है, तो इससे ज्यादा ऑब्वियस बात क्या होगी कि बी और ए भी को प्राइम हो जाएंगे, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के केस के अंदर क्या होता है, ए और बी का मान लो HCF 1 है, जैसे 2 और 3 ले लिया, बी और सी का HCF भी 1 है, जैसे 3 और 4 ले लिया, तो क्या ए और सी का HCF भी 1 होगा? नहीं बेटा, ये एग्जाम्पल इसको गलत प्रूव कर रहा है, इसका HCF 1 नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये सिर्फ क्या होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो आसान क्वेश्चन था, अगर रिलेशंस रिवाइज करके गए, जो हम में से कईयों ने क्लास में किया था, तो ये आसान था। आगे बढ़ जाएंगे, 14th क्वेश्चन पर आ जाएंगे, फिर से पी एंड सी का है। अब मैं ये श्योर नहीं हूं कि एग्जाम में पी एंड सी के ही थे ये दोनों क्वेश्चन, या इनमें से एक प्रोबेबिलिटी का था, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिखा नहीं गई मेमोरी बेस में। मैंने कई सारे पीडीएफ और वीडियोस देखे, बच्चों से पूछा भी, बट इस चीज का थोड़ा सा आइडिया नहीं लगा। बट कोई नहीं, अभी हम पी एंड सी की तरह सॉल्व कर लेते हैं, और वेरी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा ये। 12 कोर्सेज हैं, जिसमें से 5 कोर्सेज लैंग्वेज के हैं, तो 7 कोर्सेज ऐसे होंगे जो लैंग्वेज के नहीं है, नॉन लैंग्वेज। और आपको 5 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से एटमोस्ट 2 लैंग्वेज के कोर्सेज होंगे। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, 2 लैंग्वेज के कर लो, 3 नॉन लैंग्वेज कर लो, 1 लैंग्वेज का, 4 नॉन लैंग्वेज के, 0 लैंग्वेज का, 5 नॉन लैंग्वेज के। बस 2 से ज्यादा आ नहीं सकते, नेगेटिव में जा नहीं सकते, तो सिलेक्शन कर लो ना यार। 5C2 7C3 प्लस दूसरा केस 5C1 7C4 प्लस तीसरा केस 5C0 7C5। ये तो एनसीईआरटी लेवल हो गया यार। मतलब हम बोलते थे कि बिट्स में आसान सवाल आते हैं, स्पीड अच्छी रखनी होती है, या मेंस के अंदर कितना रिलेटिवली आसान लेवल रहा है, एटलीस्ट इस शिफ्ट में। मैं आपसे ये प्रॉमिस नहीं कर सकता आगे आने वाली शिफ्ट में भी ये रहेगा, बट अच्छी बात यह है कि शिफ्ट में ऐसा था। बट अगेन पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है, तो ज्यादा मार्क्स लाने पर अच्छी परसेंटाइल आएगी, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है। 15th क्वेश्चन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लास 12th। इससे आसान हलवा सवाल अपन ने देखा नहीं होगा शायद डिफरेंशियल में, बट अगेन एक डिस्क्लेमर है इसके लिए भी, ये यहाँ पर जहां से हमने देखा है ऑनलाइन, ये इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ था। एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आता है वो इस फॉर्म के अंदर नहीं आता है ना। एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं होगा, उसके अंदर आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि एक्चुअल के अंदर ऐसा बनकर आए, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को एक और जगह मिला है, तो मैं लिख देता हूँ, उसको रीअरेंज करके ये फॉर्म बनेगी। तो एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आया है वो कुछ इस फॉर्म का है ये, और फिर आपसे पूछा है कि 1 पे क्या वैल्यू आएगी। तो आप समझ रहे हो, कई बार मेमोरी बेस के अंदर जो चीजें दिखाते हैं अपन को इंटरनेट पे, वो सही नहीं होती है ना। तो ये सब रीअरेंज जब करेंगे, ये यहाँ डीवाई आएगा सॉरी, तो ये जब अपन रीअरेंज करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और सी निकालने के लिए, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट निकालने के लिए ये दिया है, तो आप इसको कन्वर्ट करें और मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर कि क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है ना। तो इसके केस के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, तो e की पावर 1/x² आ जाएगा, e की पावर -1/x। y को मल्टीप्लाई कर देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको थोड़ी सी माथापच्ची करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये बाय पार्ट का सवाल हो गया। आप -1/x को t लेंगे बेटा, तो 1/x² dx जो है ये आपके पास dt आ जाएगा। ठीक है, तो एक 1/x अलग से बचेगा, उसको -t लिख के e की पावर t dt कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन फिर भी आसान है, माइनस कॉमन लेकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, साथ में जो प्लस सी आएगा वो निकालने के लिए ये दे रखा है। तो आप मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर कि y1 पे आपकी क्या वैल्यू आती है। बट वेरी इजी क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये आप कर सकते थे। तो अभी तक तो दम नहीं लगा बेटा ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर, है ना। कुछ 2-3 क्वेश्चन जरूर थे, बट कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चंस आए। तो ये 16th क्वेश्चन है, मैथमेटिकल रीजनिंग। चैप्टर क्लास 11th का है, बट काफी सारी कोचिंग में क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, और इसका भी आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है ये एक्सप्रेशन इन चारों में से किसके इक्विवेलेंट है। तो ये ध्यान रखो, P इम्प्लाइज Q होता है नेगेशन P और Q। तो आपको पहले इस पूरे का नेगेशन लेंगे, तो बाहर वाले नेगेशन से नेगेशन क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ये पार्ट चला जाएगा, तो सिर्फ इतना ही आ पाएगा। आसान हो गया, और की जगह और आएगा और Q की जगह ये आ जाएगा नेगेशन P और Q।
तो सिंपल सा वेन डायग्राम भी बना सकते हो, ट्रूथ टेबल भी बना सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। आपको सेट के अगर लॉज आते हैं तो आप सेट के लॉज भी ले सकते हो। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत आ सकती है। तो आप अगर यहाँ पे P और Q बनाओगे इस केस के अंदर, ये P है ये Q है, तो नेगेशन P एंड अगर Q करोगे तो ये हिस्सा आएगा। और सेकंड के अंदर अगर आप नेगेशन P और Q करोगे, मैं सेकंड का भी वेन डायग्राम बना देता हूँ। तो अगर आप नेगेशन P और Q करोगे तो आपके पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा पूरा, है ना, ये आपको आना चाहिए। और आप दोनों का और ले लोगे तो क्योंकि ये इसका सबसेट है तो वापस रिजल्ट यही आएगा, नेगेशन P और Q। तो फर्स्ट वाली चीज सेकंड का सबसेट ही है, तो इसलिए आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक इतना आसान सवाल दे दिया आपको, कोई टोटोलॉजी नहीं, कोई फैलेसी नहीं, कोई सिंबल गायब नहीं किया। तो अगर एक्चुअली यही क्वेश्चन था वहां और ये मेमोरी बेस्ड है तो ये भी इजी की कैटेगरी में आएगा हमारे पास, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन, है ना, ये वाला अपन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। ये आई थिंक मेरे को इन 25 क्वेश्चंस के अंदर इस पेपर का टफेस्ट क्वेश्चन लगा है, तो इसको मैं टफ की कैटेगरी में रेट कर दूंगा। और इसके अंदर इंटीग्रेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज हो रहा है, जो क्लास 12th में जनरली पढ़ते हैं, और थोड़ा ग्राफ यूज करने वाले हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन अगेन मेरे श्योर नहीं हूँ ये है या नहीं, मेरे को एक दूसरी जगह इसका दूसरा वेरिएंट मिला था, मैं अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो इससे सीखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या है ये, ठीक है। तो x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x, इसको आप फ्रैक्शनल पार्ट x लिख सकते हो। तो ये वाला जो पार्ट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, इसको अपन फ्रैक्शनल पार्ट x लिख लेंगे ऐसा। बाकी जो भी चीजें बच रही है क्वाड्रेटिक की, उनको राइट में भेज दो, तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा ऐसा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप रख के देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या करें। तो एक चीज जरूर मैं आपको बता सकता हूँ, x नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ रही है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर आपने x नेगेटिव ले लिया, अगर आपने ये x नेगेटिव का ले लिया, तो माइनस एक्स स्क्वायर भी नेगेटिव हो जाएगा, -3 भी नेगेटिव है, और इंटीजर पार्ट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है पर एक्स नेगेटिव है, तो ये तीनों टर्म्स जो राइट हैंड साइड के ये नेगेटिव हो जाएंगे, जो बराबर नहीं हो सकते। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो में आपको चिंता करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसमें पॉसिबल नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और लेफ्ट और राइट का ग्राफ बना के देखेंगे कहीं कट कर रहा है क्या। नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए, तो एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है। तो आई थिंक ग्राफिकल अप्रोच में बी वन ऑफ द इजीएस्ट अप्रोच हो सकती है। बट अगेन ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जैक्ट डेटा अगर थोड़ा भी चेंज हुआ तो हो सकता है ये आसान बन जाए, बट अभी के लिए ग्राफिकल अप्रोच जा रहे हैं, इसीलिए इसको मैंने टफ रेट किया। तो अगर आप 0 से लेकर 1 लोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट x जो है ये x ही रहता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ जो है वो ऐसा ही बनेगा 0 से 1 में। राइट हैंड साइड में अगर आपने 0 से 1 लिया तो इंटीजर पार्ट x 0 हो जाएगा, तो आपके पास आएगा -x² -3, जो ग्राफ नीचे रहेगा, तो कट नहीं करेंगे। 1 से 2 में वापस फ्रैक्शनल पार्ट x पीरियोडिक रिपीट करेगा, 1 से 2 के अंदर ये वाला इंटीजर पार्ट x 1 बन जाएगा, और यहां पर आपके पास आएगा -x² प्लस x -3। बट अगेन जब आप इस क्वाड्रेटिक का बेटा ग्राफ बनाने जाओगे, डाउनवर्ड पैराबोला है, जब आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो उस केस के अंदर ये फिर से ऐसा कुछ नेगेटिव ही आएगा, ये ऊपर क्रॉस करके नहीं आ सकता। a भी नेगेटिव है, d भी नेगेटिव है। फिर जब आप 2 से लेकर 3 में जाओगे तो ये फिर से वापस 0 से 1 में ऐसे चलेगा। 2 से 3 में इंटीजर पार्ट x2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -x², है ना, +4x -3। तो इसके अंदर अगर अब अपन यहाँ देखें, अगर 2 से 3 के अंदर इस पर्टिकुलर चीज को, तो डाउनवर्ड पैराबोला है, रूट आएंगे इसके हमारे पास, एक तो 1 पे एक 3 पे। तो 2 1 हमें तो सिर्फ 2 से 3 चाहिए, तो ये 2 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के अराउंड ऐसा। और फिर ये वहां से क्या करेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो 2 पर वो खुद क्लोज्ड होगा और ऐसे नीचे जाएगा 3 पे, तो ये बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसको कट करेगा, तो एक सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। 3 से 4 अगर आप आगे जाओगे तो 3 से 4 में ये -x² 9x -3 ऐसा हो जाएगा। और अब आप यहाँ 3 और 4 पे जब वैल्यूज निकालोगे ना इसकी, तो ये वैल्यूज बहुत ज्यादा आने वाली बेटा। ये क्वाड्रेटिक ऊपर बनेगा, ये नीचे ही रह जाएगा। आप खुद ट्राई करें, मैं ना, मैं आपको एनकरेज करूंगा ये ग्राफ्स आप खुद बनाएं, तभी आपको इसमें कुछ यूटिलिटी नजर आएगी।
वीडियो देख के कॉपी करने से कुछ नहीं मिलेगा। 4 से 5 में फिर ऐसा रहेगा, फिर से आप जब 4 से 5 इसके अंदर बनाएंगे तो फिर से ये कहीं ऊपर से इस तरह से चला जाएगा। तो आगे जाकर आपको कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो ये एक थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट का क्वेश्चन मुझे लगा है उस लिमिट्स के अलावा। तो ये वापस हम टफ कैटेगरी में डालेंगे, लिमिट्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। और इसको करने में जरूर मजा आया और इसमें थोड़ा मुझे टाइम भी लगा था। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। और अब अपन यहाँ से आ जाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो ये मॉडरेट की कैटेगरी में डालेंगे अपन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है ना। तो अगर आपने आईटीएफ की प्रैक्टिस करी अच्छे से तो ही आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th, और एक बार फिर से कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, ये मॉडरेट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो कॉस एक जैसी शक्ल वाले अपन एक तरफ ले लेते हैं और ये साइन इनवर्स जो है इसको उधर भेज देते हैं। अब दोनों तरफ अपन कॉस ले लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इधर कॉस ए माइनस बी लगा देंगे और इसको सी मान लेंगे, तो साइन के अंदर 2c आ जाएगा। तो ये अब क्योंकि अपन ऐसे अपनी तरफ से खुद की तरफ से ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, तो जो फाइनल सॉल्यूशन आएंगे वो पुट करके चेक करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, राइट हैंड साइड के अंदर आ जाएगा 2 साइन सी कॉस सी। अब हमने जो अजम्पशन लिए थे उसके हिसाब से आपको पता है हमने इसको सी माना था, तो साइन सी एक्स के बराबर है ना, और कॉस ए भी एक्स के बराबर है, ठीक है। और कॉस बी जो आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है, 2x के बराबर। तो इसके अकॉर्डिंग चीजें का ध्यान रखेंगे, x इंटू 2x हो जाएगा। यहाँ साइन ए रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी रूट के अंदर 1 माइनस 2x का स्क्वायर, और 2 साइन सी कॉस सी, सॉरी यहाँ कॉस लिया था मैंने, यहाँ साइन लिख दिया, यहाँ कॉस 2c कर देना, दोनों साइड कॉस अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी ऐसा आएगा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब रूट वाली चीजें एक तरफ ले जाएंगे, बिना रूट वाली चीजें हम एक तरफ ले जाएंगे, और अब हम दोनों साइड होल स्क्वायर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ध्यान रहे ये सब चीजें हम कर रहे हैं, पर जो भी आंसर आएगा आपको फाइनली वापस पुट करके चेक करना पड़ेगा कि क्या ये आंसर हमारे पास सही आया है या ये आंसर सही नहीं आया है। तो इसको सॉल्व करने पर बेटा 3 वैल्यू आ रही है, एक्स की 0, हाफ, माइनस हाफ। अब आप यहाँ पुट करोगे, जैसे x बराबर 0 आपने यहाँ पुट किया, तो cos इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स 0 बराबर cos इनवर्स 0, जो सही है, तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह हाफ पुट करो, तो cos इनवर्स हाफ हो जाएगा पाई बाई 3, साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा 2 टाइम्स पाई बाई 6, और cos इनवर्स बन जाएगा 1, ये भी सही आएगा। तो दो मैंने आपको करके बताए हैं, तीसरा वाला आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 18 के आपके रूट्स क्या आ रहे हैं। 19, तो 18th पे अगर एनालिसिस वाइज अगर अपन आए, तो एनालिसिस वाइज अपन क्या देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि आईटीएफ का ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये आईटीएफ वाला हमारा क्वेश्चन क्लास 12th का है, और क्लास 12th का ये क्वेश्चन मॉडरेट है। नेक्स्ट पे आते हैं 19। तो इसके अंदर इन्होंने पूछा था x बराबर 0 पे बताओ कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है fx, और आपको f डैश x भी चेक करना था 0 पे कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल। तो मैं ऑप्शंस पे नहीं जा रहा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्लास इलस्ट्रेशंस है, हमने क्लास में किया है, आप भी अगर किसी कोचिंग में है तो श्योर आपने भी ये सॉल्व किया होगा, ये सबसे ट्रिवियल एग्जाम्पल है। तो कंटिन्यूटी चेक करना एकदम हलवा है, आप f ऑफ 0 प्लस h रखोगे या f ऑफ 0 माइनस h रखोगे, ये एच स्क्वायर साइन 1 बाय एच या एच स्क्वायर साइन माइनस 1 बाय एच आएगा। पर साइन की वैल्यू -1 से 1 फाइनाइट है, और एच जो है ये 0 जा रहा है, 0 इंटू फाइनाइट 0 चला जाएगा, कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबल भी चेक कर सकते हो, मैं आपको आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के बता रहा हूं, आप इसी तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें। कंटिन्यूटी से एफ जीरो प्लस एफ जीरो माइनस तीनों 0 आए। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी में जब जाएंगे यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए f0 तो खाली है, h से डिवाइड करेंगे तो h साइन 1 बाय h आएगा, है ना। अगर आप यहाँ पे f ऑफ 0 माइनस h लेते हो तो मे बी शायद यहाँ माइनस आ सकता है, वो आप चेक करो खुद से, या सेम आ रहा है तो सेम आएगा। साइन 1 बाय h फाइनाइट है, h 0 जा रहा है तो 0 चला जाएगा, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आएंगे, 0 आएंगे। तो fx जो है 0 पर कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो f डैश एक्स निकाल लेंगे बेटा, f डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, डेरिवेटिव हमने देखा f डैश 0 पे 0 आ गया था जो हमने यहाँ निकाला है। बाकी जगह आप प्रोडक्ट रूल लगाओ,
प्रोडक्ट रूल अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो आपको इस केस के अंदर ऐसा कुछ मिल सकता है ना। तो कुछ इस तरह से चीजें आपके पास यहाँ पे आ सकती। तो अगर आप डेरिवेटिव ले लोगे यहाँ पे, तो डेरिवेटिव लेने पर हमारे पास कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी। एफ डैश एक्स अगर हम निकालेंगे तो 2x इसके लिए आ जाएगा साइन 1/x, और फिर आप यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं इस तरीके से। अब आप यहाँ पर फिर से x नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। अब जिस तरह से हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी fx में चेक करी है, इसी तरह अब आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर इधर चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शंस जो थे, एक बार अगर मैं आपको वापस बताऊं इसके अंदर, है ना, तो ऑप्शंस के अंदर जो मेमोरी बेस्ड है, अगेन हम श्योर नहीं है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि ऑप्शंस क्या थे क्या नहीं। तो एक में बोला था f कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, एक के अंदर f बोला था डिसकंटिन्यूस है, और f डैश के लिए था कि कंटिन्यूस नॉन डिफरेंशिएबल, और एक था f डैश इज डिफरेंशिएबल। तो अब आपको फिर से अब यहाँ पे जीरो पे आना है, और जीरो पर आकर आप इसको यहाँ पे पुट करके चेक करोगे। तो fx हमने चेक कर ही लिया है। अब आप आगे जाने के लिए इसके खुद का डिफरेंशिएशन अब आप इसी तरह से करेंगे, और उसको आप क्या कर सकते हैं, इधर चेक कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट अब आप कर सकते हैं, और आंसर आप अगेन कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट वापस करना, कि अगर इन केस मैंने मिस्टेक किया हो तो आप वापस उसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं 20 पे। तो इस पॉइंट का इस प्लेन से आपको डिस्टेंस निकालना है। ये एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन आ गया 3D का, ये हो गया क्लास 12th का, और अगेन ये कैसा क्वेश्चन है, इजी। पिछले वाले को भी रेट कर देते हैं अपन, तो ये मॉडरेट क्वेश्चन हो जाएगा, और ये आ जाएगा किसके अंदर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12th। तो वहां आते हैं 20 पर, और 20 के अंदर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 20 के अंदर हमको इस केस के अंदर अगर हम आ जाए तो आपको डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का इस प्लेन से। ठीक है, तो पहले प्लेन निकाल सकते हैं। प्लेन निकालने के लिए आपके पास डिटर्मिनेंट फॉर्म भी होती है, और आप वेक्टर से भी कर सकते हो। आपके ऊपर है आप किससे करना चाहते हो। डिटर्मिनेंट फॉर्म करोगे तो यहाँ से आपके पास, अगर आपको याद हो, तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास इस केस के अंदर इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म बन सकती है ना। कैलकुलेशन वाला पार्ट अगेन आप ही को करना है। एक बार प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, फिर पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप एबीसी ये 3 पॉइंट से पहले प्लेन पास करवाएंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म से, और उसके बाद 1, 2, 3 की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इजी क्वेश्चन था, होना चाहिए था। 21 पर हम आ जाते हैं। 21 के अंदर हमारे पास ये अगेन, ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा टफ साइड में लगा है। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन इतना आसानी से बच्चों को नहीं चमकता। तो ये मैट्रिक्स, और अगेन आ गए हम यहाँ पर क्लास 12th पे। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी बराबर ए स्क्वायर बी है। आप एक तरफ ले आओ ए स्क्वायर को, फैक्टर हो जाएंगे, आई माइनस बी बच जाएगा। क्योंकि हम यहाँ से कॉमन लेना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जैसे i माइनस बी है ना, तो b में से i इधर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, और राइट साइड में भी i सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे i माइनस बी कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस आई आ जाएगा इस तरह से। अब माइनस अगर आप लेफ्ट साइड में भेज दोगे तो ये फैक्टराइजेशन जो है वो ऐसा हो जाएगा। मैंने इसको इधर राइट साइड में आएगा, इसको मैं रीराइट कर देता हूँ इधर। तो ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस आई, और साथ में अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आई माइनस बी, और ये बराबर हो जाएगा माइनस आई। माइनस हम लेफ्ट साइड में भेज दें तो ए स्क्वायर माइनस आई इंटू बी माइनस आई बराबर आई हो जाएगा। अब दो मेट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर आई आता है, मतलब वो कम्यूटेटिव है, तो अगर a इंटू बी बराबर आई है तो b इंटू ए भी आई होता है। इसी बात का आपको यहाँ यूज करना था। तो ये बात चमके फैक्टराइजेशन के बाद, ये चमकना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके ओपन करें तो हम अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जिसमें दोनों साइड सब कुछ कट हो जाएगा, और आपके पास बचेगा ए स्क्वायर बी बराबर बी ए स्क्वायर। जिन्होंने ए किया या बी किया, स्पेशली ए किया, उनके लिए मैं सिर्फ उनके गम में उनका साथ दे सकता हूँ, क्योंकि हमको ऑप्शंस पुट करने की आदत है। अगर आप ए पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, बट ये ओनली सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ सॉल्यूशन का सबसेट है। इसलिए सी ऑप्शन एग्जैक्ट आंसर और बेस्ट आंसर है।
तो ये जरूर मैट्रिक्स का टफ कैटेगरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं अब अपन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 पे, और क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। और ये वापस एक बार हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गए हैं क्लास 11th में। तो कोनिक्स का है, कोनिक्स के हर बार आते हैं 2-3 क्वेश्चन, तो ये नई बात नहीं है। बट अगेन अच्छा ये लगा देख के कि 11th को भी इन्होंने अच्छी वेटेज दी है जो 12th को दे रखी है। ये थोड़ा सा मॉडरेट साइड है। तो एक सर्कल बताना है जिसका सेंटर 2,0 है, जो एलिप्स को टच करता है ना, और 1, अल्फा से क्या करता है, पास करता है, तो अल्फा निकालना पड़ेगा। तो सर्कल निकाल लो ना, रेडियस नहीं पता, तो x-2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर मान लो। अब अगर दो कर्व आपस में टच कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर सकते हैं। तो जैसे वाई स्क्वायर गायब कर देते हैं, है ना, वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे हम, आर स्क्वायर माइनस x-2 का स्क्वायर बाय 16। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो 4 यहाँ आ जाएगा, 9 आपके पास इस केस के अंदर यहाँ आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 144। ठीक है, ब्रैकेट आपको यहाँ ओपन जरूर करने पड़ेंगे। तो ये कुछ आपके पास 9x² आ जाएगा, -36 आ जाएगा, और साथ के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, प्लस का 36x। कैलकुलेशन वापस करना आप, है ना। तो ये इस तरह से आ जाएगा, सबको एक तरफ ले जाएं अगर अपन, तो ये बन रहा है 5x² -36x। ठीक है, 180 माइनस 9r²। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो कैलकुलेशन स्पीड को लेके मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। आपको वापस निकालना है, डी जीरो करेंगे तो क्या होगा बेटा, b² बराबर 4ac। ठीक है, तो यहां से आई होप हम आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है, वो आर स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल पाए। जैसे ही आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी हम यहाँ पुट कर देंगे, फिर 1, अल्फा पुट करेंगे ताकि अल्फा की वैल्यू आ जाए। तो ये स्टेप्स हैं, और आपको इसके आगे खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। आर स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे, फिर 1 अल्फा पुट कर सकते हैं, कैलकुलेशन दोबारा करेंगे। तो मॉडरेट क्वेश्चन है। और आपको कैसा लगा 22 क्वेश्चन कोनिक्स का, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आप पढ़ के गए थे, क्या आप छोड़ के गए थे, तो आप अपनी कहानी बता सकते हो कमेंट्स में। 23 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, क्लास 12th है, और वापस इजी क्वेश्चन की वापसी हो गई बेटा। तो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कैसे हम 25 क्वेश्चन ही जुगाड़ पाए ना, बचे हुए 5 मेमोरी बेस में अभी तक आए नहीं है, तो मे भी वो मॉडरेट है, टफ है, इजी है, वो हमें नहीं पता। पर मैं 25 में से आपको ऐसे 15 to 17 क्वेश्चन इजीली बता सकता हूँ जो आप कर सकते थे, अभी आएंगे हम उन पे। तो अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है। आंख बंद करके बेटा, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, कोई भी बता सकते हैं जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट x बराबर 1 है। तो अल्फा की जगह आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा की जगह आपको 1 रखना है। और इससे आसान हलवा आई थिंक आपने लाइफ में नहीं खाया होगा। तो C2 में से ये R2 में से R3 उड़ा दो, R2 में से R3 उड़ाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास 0 0 1 1 1 1। अब सेकेंड रो के अलोंग डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके 0 कर दोगे, तो a माइनस बी माइनस बी माइनस सी 0 आएगा, और यहाँ से a प्लस C2 भी आ गया। आपको पता है ये क्या है, AP। तो ये इजी है, मैंने मॉडरेट लिख दिया, सॉरी। तो इस क्वेश्चन को हम इजी क्या सुपर इजी रेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 24 पे आते हैं। ये एक्चुअली एसओटी का क्वेश्चन है, बट मैं जुगाड़ बता दूंगा आपको, एसओटी नहीं आती तो आप कैसे कर सकते थे। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, ट्राइंगल का नाम है एबीसी। तो ये लेंथ मान लेते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब एक पॉइंट आ रहा है आपके पास डी, ये इसको डिवाइड कर देता है 2:1 के रेशियो के अंदर। तो ये हो जाएगा 2a/3, ये हो जाएगा a/3। फिर एक पॉइंट और आया ई, ये ई क्या करता है, एसी को 1:2 में डिवाइड कर देता है। मैंने लिखा तो सही है, 2:1 था या 1:2 था, एक बार अपन इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर 2:1 है या 1:2 है। तो सेक्शन फॉर्मूला ही है ना। अपन कोऑर्डिनेट से भी देख लेंगे इसको, और एसओटी से भी देख लेंगे। ई के लिए 1:2 ही दिख रहा है, तो ये हो जाएगा b/3, ये हो जाएगा 2b/3। और लास्ट में आ जाएगा बेटा यहाँ पर f, जो ए बी को 2:1। तो ए की तरफ 2 है, बी की तरफ 1 है, तो इसका ध्यान रखना है ना, ए की तरफ 2c/3 और इधर c/3। तो अब आपको डीईएफ और एबीसी का एरिया का रेशियो चाहिए। तो एबीसी के एरिया को तो मान लो आप डेल्टा, जिसको अपन एसओटी में लिखते हैं हाफ, ए बी साइन सी भी लिख सकते हैं,
इसको हाफ BC साइन ए भी लिख सकते हैं, और अगर हमने रिवाइज करें फॉर्मूला एग्जाम में जाने से पहले तो हाफ CA साइन B भी लिख सकते हैं। अब इसका DEF का एरिया निकालने के लिए हम इन तीनों ट्राइंगल का एरिया डेल्टा में से उड़ा देंगे। तो अगर आप BCD का एरिया निकालोगे ना बेटा, तो ये आ जाएगा हाफ AC/3 साइन B। अगर आप कंपेयर करोगे इसको यहां से, तो आपको पता चलेगा ये ओरिजिनल एरिया का किस रेशियो में आ रहा है ना। तो हाफ इंटू 2A/3 इंटू C/3 है, सॉरी, हाफ इंटू 2A/3 इंटू C/3। तो ओरिजिनल एरिया का ये 2/9 हो जाएगा। इसी तरह सेकंड वाला इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू 2B/3 इंटू A/3 इंटू साइन C, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 डेल्टा/9। इसी तरह ये आप खुद निकालो, ये अभी आ जाएगा 2 डेल्टा/9। तो ये जो आपके पास DEF एरिया आ रहा है, जो DEF है, ये हो जाएगा डेल्टा माइनस 3 टाइम्स 2 डेल्टा/9। तो ये आ जाएगा डेल्टा, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो एक का एरिया डेल्टा/3 है, एक का एरिया डेल्टा है। अब रेशियो निकाल लो। तो एसओटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन था, और इजी की कैटेगरी में डाल सकते हो, क्योंकि यार अगर कुछ नहीं आता ना तो कोऑर्डिनेट तो आती है। एक लड्डू ट्राइंगल ले लो ना यार, एक 0 0 ले लो, एक 1 0 ले लो, एक 0 1 ले लो। अब सेक्शन फॉर्मूला तो आता है ना, तो 2:1 के अंदर डिवाइड करो, इसको भी, और अब अंदर वाले का एरिया निकाल के रेशियो ले लेना। तो देखो, क्वेश्चन करने के हजारों तरीके होते हैं, है ना। अगर हमारा दिमाग ओपन है, अगर हमें खुद पे कॉन्फिडेंस है, और अगर हमने एक्चुअली तैयारी करी है, तो अपन को पेपर फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, ना कोई इजी पेपर ना कोई टफ पेपर। लास्ट क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड वेक्टर 3D, और वेक्टर्स का क्वेश्चन है। दो 3D के देखें, एक्चुअली बच्चे बोल रहे थे 4 आए हैं, बट शायद चौथा क्वेश्चन अभी अपन को मिल नहीं पाया है। क्लास 12th का है, मॉडरेट क्वेश्चन है। पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, वेक्टर इक्वेशंस के अंदर आपको दोनों साइड डॉट, क्रॉस और मॉड, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता। आपसे U.W पूछा है, और ये एक्चुअल वेक्टर इक्वेशन है, ये तो सिर्फ हेल्पिंग हैंड देंगे अपन को। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ डॉट लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ डॉट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले u के साथ डॉट ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, U.U×W 0। राइट हैंड साइड में आएगा U.V, और अल्फा के साथ U.U जो होता है मॉड U स्क्वायर। तो यहाँ से आप अल्फा निकाल लोगे, ये आ जाएगा -U.V अपॉन मॉड U स्क्वायर। U.V कैलकुलेट कर सकते हैं, U और V वेक्टर अपन को क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे रखे हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको वापस ट्राई करना है। अल्फा निकालने का तरीका बता दिया है, अब U.W चाहिए, तो किसका वेट कर रहे हो, W के साथ डॉट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड 0, ये आ जाएगा V.W प्लस अल्फा U.W। तो यहाँ से U.W की वैल्यू आ जाएगी -V.W/अल्फा। V.W पढ़ा है क्वेश्चन में, अल्फा यहाँ से आ गया। देना तो इजी चाहिए, पर चलो सोचना पड़ता है मॉडरेट। तो मैं एक बार आपको शुरुआत से एंड तक वापस लेकर जा रहा हूँ बेटा, सारे क्वेश्चंस के अंदर। तो हम एक बार इसे शुरुआत से एंड तक वापस देखेंगे, है ना, और आप इनका काउंट ध्यान रख सकते हो। तो अगर अपन इजी क्वेश्चन देखें, तो आपको कितने सारे इजी क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, सारे क्वेश्चंस इजी ही दिख रहे हैं मुझे। मॉडरेट और टफ अगर अपन देखेंगे, तो अभी तक एक मॉडरेट और एक टफ आया है ना, और सारे इजी ही दिख रहे हैं अपन को। एक मॉडरेट दो टफ, दो मॉडरेट दो टफ, तीन मॉडरेट दो टफ, और तीन मॉडरेट तीन टफ, और चार मॉडरेट तीन टफ, पांच मॉडरेट तीन टफ। तो फाइनली अगर अपन इसको लिस्ट करने की कोशिश करें, है ना, एनालिसिस वाला पार्ट बनाने की कोशिश करें, तो 25 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हमने देखे हैं, इसके अंदर 5 मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, तीन टफ क्वेश्चंस हैं, और 17 इजी क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आपका 17 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, जो 25 हमने देखे, बचे हुए 5 तो पता ही नहीं है उसमें से कितने इजी कितने टफ है। ये इजी अटेम्प्ट है, ऑलमोस्ट 70% के अराउंड जा रहा है। अगर 17 भी आपको लगता है नहीं सर आपको तो ज्यादा आता है, तो कोई नहीं, मैं 15 लेने को भी तैयार हूँ। 15 क्वेश्चंस अगर आपको किसी एक सेक्शन में एकदम लिटरली इजी मिल रहे हैं, तो मतलब पेपर इजी है। मैं ये नहीं कह रहा आगे आने वाली शिफ्ट इजी होगी, बट मैं ये कह रहा हूँ कि 24 जनवरी शिफ्ट 1 मैथ्स का पेपर इज इजी, और आपने अगर पेपर में बैठे हो तो आप उसको फोड़ सकते थे। बाकी जने जिनका बाद में वो ऐसा ना सोचे कि सर हमारा टफ आ गया, तो ऐसा नहीं होता, परसेंटाइल होती है ना, इनके पेपर में अगर चीजें इजी थी
तो परसेंटाइल, अच्छी परसेंटाइल के लिए ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। तो इजी पेपर इज ऑल्सो एज मच चैलेंजिंग एज अ टफ पेपर। अब अगर अपन 11th 12th के क्वेश्चन देखें, कितने 11th कितने 12th के थे, अपन काउंट करते हैं 12th के क्वेश्चन यहाँ पे। तो ये 12th का क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, सेकेंड भी 12th, थर्ड भी 12th, तीन हो गए 12th के, ये भी 12th, चार पांच हो गए 12th के, ये नहीं है 12th का, छह 12th के, और कॉम्प्लेक्स भी 11th में आता है, ये 12th का सात, रिलेशंस को 12th मान लेते हैं आठ, और ये नौ हो गए, ये 12th का नहीं मानेंगे, 11th में ही आता है, तो इसको मान सकते हैं, 9 से 10 ले सकते हैं, 11, 10 11 बोल सकते हैं, 12 हो गए हमारे पास 13, और ये 12th का है 14, 15, ये एसओटी 11th ही मानेंगे 16। तो 25 में से अगर हम उस एक डिस्प्यूटेड को अलग ले लें तो 15 टू 16 12th के हैं, और 9 टू 10 मान सकते हैं आप 11th के। तो 15 10 अगर लेके चलें तो आप ये देख सकते हो 60% वेटेज 12th का आ रहा है और 40% जो है वो 11th का आ रहा है। तो अगेन इतना ही वेटेज बोल के चलते हैं, 11th का 35 टू 40 होता है और 12th का 60 टू 65 आइडियली, अगेन सब्जेक्ट टू चेंज है। अब अगर अपन टॉपिक्स देखें ना, इसमें क्या ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, तो कुछ टॉपिक्स जो है आपको बार बार रियकर होते हुए दिखेंगे, है ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का है, तो ये वापस कैलकुलस का क्वेश्चन हो गया, है ना। तो आप सेकंड क्वेश्चन अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलस का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन 3 3D का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 डेफिनेट इंटीग्रेशन फिर से कैलकुलस। क्वेश्चन 5 एरिया फिर से कैलकुलस। क्वेश्चन 6 कोनिक सेक्शन। क्वेश्चन 7 लिमिट्स अगेन कैलकुलस। क्वेश्चन 8th और 9th अलजेब्रा बाइनोमियल क्लास 9th। क्वेश्चन 10 पीएनसी 11th कॉम्प्लेक्स नंबर। 12th कैलकुलस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री आप अलग से पढ़ते हो तो उसका पार्ट मान सकते हो। 13 सेट एंड रिलेशन, तीन क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मैथमेटिकल रीजनिंग, सेट रिलेशन, एसओटी और स्टैट्स से होते हैं। तीन इसी में मिल गए हमको, एक सेट रिलेशन का आया, एक एसओटी का, एक रीजनिंग का है। बचे हुए पांच में अभी हमें पता नहीं स्टैट्स है या नहीं। फिर से एक पीएनसी दिख गया हमें यहाँ पे, तो पीएनसी वाला पार्ट हम देख सकते हैं, पीएनसी बाइनोमियल के दो दो क्वेश्चन हमें यहाँ पे इजीली दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब उसमें प्रोबेबिलिटी का था या नहीं था, ये एटलीस्ट हम मेमोरी बेस्ड में तो नहीं बोल सकते। फिर से कैलकुलस लीनियर डिफरेंशियल, ये एक इजी वाला सवाल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसकी डिटेल में भी नहीं जाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आया है। तो ओवर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, वेक्टर 3D को तो स्पेशल प्रिविलेज मिलती है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का एक एक सवाल आता है। 11th में कोनिक्स इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट में सब में कोनिक्स आ चुका है। तो ऑल इन ऑल अगर हम ये बोलें तो देखने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम यहाँ पर इसको सेक्शन को ऑर्गेनाइज करें तो ऑर्गेनाइज करके हम इसके अंदर कुछ बातें बोल सकते हैं, है ना। तो हम इसके अंदर क्या क्या चीजें बोल सकते हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि कोनिक सेक्शंस जो है ये हम जरूर अच्छे से करके जाएं, कोनिक्स इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल 11th में थोड़ा अच्छा वेटेज रख सकता है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो अभी फटाफट करने से मतलब नहीं है। 12th में अगेन कैलकुलस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। तो उसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको फायदा होगा। वेक्टर 3D और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें पहले भी बात करी थी, अभी भी बात कर रहा हूँ। आपके मेंस एडवांस दोनों के पेपर में कम से कम 5 क्वेश्चन आपको इस पे मिलने वाले हैं। यहाँ पर तो हमें 6 मिल गए थे, और 3 से 4 क्वेश्चन जो वो लल्लू से टॉपिक होते हैं, स्टैट्स, रीजनिंग, एसओटी, रिलेशंस, इन पे आते हैं और आज भी आए। तो आई थिंक ये हमारे डिस्कशन को कंप्लीट करता है। आप बताएं आपके क्या व्यूज हैं, मैंने एंड तक आंसर सॉल्व नहीं करे तो आप खुद कर सकते हैं। और अगेन ये मेमोरी बेस्ड है तो 100% चीजें सेम नहीं है, ये सिर्फ आपको आपकी शिफ्ट के लिए एक आइडिया लगा है कि आपके आने वाली शिफ्ट्स में कैसे टॉपिक आ सकते थे। तो वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी न्यूज़ ये है कि हम 500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं और चैनल थोड़ा सा ग्रो कर रहा है। तो इसी तरह वीडियो को प्यार देते रहें और बाकी शिफ्ट्स के साथ भी हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए फीडबैक कमेंट्स में लिखें और ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।